बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में। ये फ्री लेक्चर्स हैं सिविल सर्विसेज के बारे में, ताकि वो लोग जो अपनी कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते वो इन लेक्चर्स से फ़ायदा उठा के यहाँ से तैयारी कर सकें। ठीक है, तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पैक्टा सन्ट सर्वांडा एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब ये है कि प्रॉमिसेस को कैप्ट करना ज़रूरी है। यानी कोई भी प्रॉमिस अगर इंटरनेशनल अरीना में आप करो तो आपको उसको प्रॉमिस को पूरा करना है। यानी अगर आपको ट्रीटी करो तो ट्रीटी की जितनी भी प्रोविजंस होंगी आपको उन प्रोविजंस के ऊपर एक्ट अपॉन करना है, उन प्रोविजंस को मानना है, उन प्रोविजंस के ऊपर आपने पूरा अमल दरामद करना है। तो ये सबसे पहले एक रूल था जो डेवलप हुआ था कि यानी जितने भी आपके ट्रीटीज़ होंगे उनको आप मानेंगे और गुड फेथ के अंदर उनको क्या करेंगे, उन ट्रीटीज़ को आप अप्लाई करेंगे, उन ट्रीटीज़ को आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। और उसके बाद जनाब टेरिटोरियल जो आपके इश्यूज़ हैं उनके सेटलमेंट के लॉज डेवलप हुए ग्रेजुअली। ठीक है जी। फिर उसके बाद सोवरेनिटी का कंसेप्ट डेवलप हुआ। ठीक है, कि स्टेट की सोवरेनिटी होगी वेस्टफैलियन ट्रीटी के तहत। फिर आपका यूएन बना 1945 के अंदर। ठीक है जी। और यूएन के बनने के बाद ये तय हुआ कि कोई भी यूज़ ऑफ फोर्स इंटरनेशनल लॉ के अंदर यूज़ ऑफ फोर्स जो है वो इलिसिट होगा, वो अनलॉफुल होगा, यानी उसको कोई लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी। अगर कोई यूज़ ऑफ फोर्स कर सकता है, यूज़ ऑफ फोर्स अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आर्टिकल 39 to 42 ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर के तहत कर सकता है, जिसको हम कलेक्टिव फोर्स कहते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद जनाब हम ये भी देखते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिसके अंदर 15 जजेस होते हैं। 15 जजेस पूरी दुनिया की रिप्रेजेंटेशन होती है और वो क्या करते हैं, वो फिर जुडिशियल तरीके से डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं। फिर हमने कमर्शियल्स लॉ का डेवलपमेंट देखा, जैसे गैट बना और गैट के बाद WTO। ठीक है, तो इस तरह से इंटरनेशनल लॉ ग्रेजुअली डेवलप हुआ। फिर लॉ ऑफ सी 1958 के अंदर एक कन्वेंशन हुआ, फिर उसका एक और कन्वेंशन 1982 के अंदर हुआ। तो ये इस तरह से बनते गए हैं। 1960s के अंदर आपका सेल्फ डिटर्मिनेशन का कंसेप्ट आया जब डीकोलोनियलाइजेशन हुई। तो ये एक पूरी की पूरी क्या है जी, ये एक सीक्वेंस है जिसके तहत हम देखेंगे कि इंटरनेशनल लॉ का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ। तो सबसे पहले एंशियंट टाइम्स के अंदर हम कभी भी नहीं ये फिक्स कर सकते डेट को हम कभी भी फिक्स नहीं कर सकते कि इंटरनेशनल लॉ कब बना था। कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ तब शुरू हो गया बनना जब एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ने किसी दूसरे ग्रुप के साथ इंटरैक्शन किया और इंटरैक्शन के दौरान उसने उस ग्रुप को इक्वल तस्वर किया कि मैं एक एक्टर ए हूँ, दूसरा एक्टर बी है और दोनों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। जब उन्होंने आपस में ये चीज़ तय कर ली तो फिर क्या हुआ जनाब मोहतरम, तो फिर क्या हुआ, इंटरनेशनल लॉ का बिगनिंग शुरू हो गया जब उन्होंने एक दूसरे के साथ डील करना शुरू किया। तो उस डीलिंग के दौरान जो रूल्स उन्होंने फॉलो किए वो रूल्स जो हैं वो इंटरनेशनल लॉ में चेंज हो गए। ठीक है जी। तो उसके बाद जनाब होता ये है कि मेसोपोटामिया के अंदर अगर हम एक एंशियंट किसी भी चीज़ जो हमें इंटरनेशनल लॉ के बारे में मिली है हम देखें तो मेसोपोटामिया के अंदर 2100 BC के अंदर हमें एक ट्रीटी मिलता है बाउंड्री का, कि दो रूलर्स हैं वो कहते हैं कि ये हमारी बाउंड्री है, ना आप इस तरफ आएंगे ना उस तरफ हम आपके हमला करेंगे, तो हमारी बाउंड्री है। ठीक है। उसके बाद रामसेस II एक रूलर था 1000 BC के अंदर, उसके दौर का एक ट्रीटी हमें मिलता है, यानी वो ट्रीटी हमारे पास आर्काइव्स में पड़ा हुआ है और वो ट्रीटी किसके रिलेटेड है, वो पीस के रिलेटेड ट्रीटी है। इसके अलावा हमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते कि इंटरनेशनल लॉ कब बना, कहाँ से उसका शुरू हुआ, हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते। वो एक पर्टिकुलर पॉइंट इन हिस्ट्री, ये हिस्ट्री चल रही है तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ से ये बिगिनिंग हुई, क्योंकि हिस्ट्री के बारे में हमें पूरा का पूरा तो नॉलेज है नहीं। जहाँ से हो सकता है उससे पहले भी हिस्ट्री हो, तो जहाँ लिखाई पढ़ाई से पहले भी तो एक हिस्ट्री होगी, तो उसका हमें नहीं पता। तो हम ये नहीं कर सकते कि कब इंटरनेशनल लॉ बना, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमें कुछ आर्काइव्स मिले हैं। ठीक है जी। फिर पैक्टा सन्ट सर्वांडा हुआ कि ये जो ट्रीटीज़ हैं इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो गुड फेथ में होगा, जो पार्टीज़ हैं वो उसको ओबे करेंगी। उस वक्त नो कंसेप्शन ऑफ
इंटरनेशनल कम्युनिटी था। उस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी का कोई तस्वर नहीं था। एंशिएंट टाइम के अंदर ही अगर हम देखें तो ग्रीक स्टेट हमें मिलती है, स्पार्टा और एथेंस। कौन मिलते हैं हमें? स्पार्टा और एथेंस मिलते हैं। अब ये जो स्पार्टा और एथेंस थे, इनके दरमियान वॉर्स भी हुई थी, हमें पता है। तो उस सिटी स्टेट के दौरान क्या हुए थे? कमर्शियल लॉज डेवलप हुए थे। कौन से लॉज डेवलप हुए थे? कमर्शियल लॉज, क्योंकि वो आपस में ट्रेड करते थे। और रूल्स रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ डिप्लोमेटिक एनवॉय, यानी जो आपके डिप्लोमेट्स हैं, जो आपका पैगाम रसा लोग हैं, जैसे हमारे आज एम्बेसी के अंदर लोग बैठे होते हैं, इनकी सेफ्टी के लिए, ताकि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन किया जा सके, क्या बने? रूल्स बने थे। वो किस दौर में बने थे रूल्स? ग्रीस की सिटी स्टेट के दौरान बने थे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जनाब रूल्स रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ वॉर भी इसी दौरान बने, और रूल्स रिगार्डिंग प्रिजनर ऑफ वॉर भी ये बने कि जब भी वॉर होगी तो वॉर से पहले वॉर को डिक्लेयर करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। डिक्लेरेशन के बगैर वॉर नहीं हो सकती, ये उस दौर में तय हुआ था, इंटरनेशनल लॉ बन गया। ठीक है जी। फिर ग्रीक्स जो ग्रीक्स डिडंट हैव कंसेप्ट ऑफ स्टेट, उनके पास स्टेट का कोई कंसेप्ट नहीं था। हाँ, वो सिटी स्टेट की बात करते थे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते थे, पॉलिस की बात करते थे, उनके दरमियान यूज़ होती थी। ठीक है। और इसी से मॉडर्न स्टेट का कंसेप्ट जो है वो ओरिजिनेट हुआ। तो ये ग्रीस की स्टेट के दौरान कुछ रूल्स बने, डेवलपमेंट हुआ इंटरनेशनल लॉ का, कमर्शियल लॉज बने, कुछ डिप्लोमेटिक लॉज बने, कुछ प्रिजनर ऑफ वॉर, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर लाजमी करार दिया गया। अब जनाब रोम एम्पायर हिस्ट्री में आता है। तो रोम एम्पायर के दौरान बेसिक फेयरनेस, यानी फेयरनेस के रूल्स बने। कौन से रूल्स बने कि फेयरनेस कैसे होगी? बेसिक फेयरनेस के कुछ रूल्स बने, और सम रूल्स टू एन ऑब्जेक्टिव इंडिपेंडेंट नेचुरल लॉ, और कुछ नेचुरल लॉ से रूल बने। डेवलप्ड म्यूनसिपल लॉ, इन्होंने म्यूनसिपल लॉ बनाया। इन्होंने क्या बनाया? म्यूनसिपल लॉ बनाया। अब म्यूनसिपल लॉ में उन्होंने ये डिसाइड किया कि एक फॉरेन नेशनल जो रोम के अंदर आके ट्रेड करता है और एक लोकल का इंटरेक्शन कैसे होगा, इस चीज़ के रूल्स उन्होंने डेवलप किए। इस चीज़ के रूल उन्होंने डेवलप किए। उन्होंने जो बिटवीन प्राइवेट रोमन सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स, ठीक है, तो इसके बारे में उन्होंने रूल्स को क्या बनाया? द यूजेंटियम आइडियाज ऑफ अ फेयरनेस एंड नेचुरल लॉ हैव सर्वाइव्ड। और ये वाली जो चीज़ उन्होंने बनाई कि एक फॉरेनर और लोकल के दरमियान किस रूल्स के तहत इंटरेक्शन होगा, वो आज भी सर्वाइव करते हैं। तो ये रोमन्स का कंट्रीब्यूशन था। रोमन्स के बाद इस्लाम है। इस्लाम ने प्रेडिक्टेड किया अपॉन स्टेट ऑफ हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स द नॉन मुस्लिम्स वर्ल्ड एंड द कंसेप्ट ऑफ यूनिटी बिटवीन द मुस्लिम्स। अब इस्लाम ने क्या किया है जनाब? कंसेप्ट दिया है आपको। किसका कंसेप्ट दिया? कि मुसलमानों की यूनिटी का, और दूसरे मुल्कों के साथ वॉर कैसे लड़नी है। डिफेंसिव वॉर का कंसेप्ट जो है वो इस्लाम ने दिया। कौन से वॉर का कंसेप्ट? डिफेंसिव वॉर का कंसेप्ट दिया है। रूल्स ऑफ वॉरफेयर भी दिए थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने रूल्स ऑफ वॉर भी दिए थे। ठीक है। रूल्स ऑफ वॉर क्या हैं? रूल्स ऑफ वॉर ये हैं कि जब आप वॉर कर रहे होते हैं तो आपको दुश्मन की टेरिटरी के अंदर ना तो ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय करना है, ना वहाँ के जो उनके प्रीस्ट हैं उनको कुछ कहना है, ना आपने वहाँ पे वोमेन को कुछ कहना है, ना आपने वहाँ पे चिल्ड्रन को कुछ कहना है, ना आपने उनके जानवरों को कुछ कहना है। ठीक है। तो ये वो जो रूल्स हैं ये डेवलप किए थे इस्लाम ने। वंस पीरियड ऑफ अ कंक्वेस्ट वाज ओवर, लॉ रिलेटिंग विद नॉन मुस्लिम्स बिगेन टू डेवलप। ठीक है। और तब क्या हुआ कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनका इस्लामिक स्टेट के अंदर उनके साथ कैसे आपने डील करना है, उनको फ्रीडम ऑफ रिलीजन देनी है, उनको एग्जम्प्ट करना है, किस चीज़ से? मिलिट्री की सर्विस से एग्जम्प्ट करना है। इस किस्म के रूल्स डेवलप हुए। ठीक है जी। और लॉज डीलिंग विद डिप्लोमेट्स के साथ कैसे डील करना है? रिस्पेक्ट के साथ डील करना है। जैसे आप वसल्लम ने ये हमें समझाया था कि हमें डिप्लोमेट्स के साथ रिस्पेक्ट से पेश आना। तो ये इस्लाम का कंट्रीब्यूशन है इंटरनेशनल लॉ के डेवलपमेंट में। उसके बाद जनाब मिडिल एजेस के अंदर, यानी 476 AD टू 1453 AD तक है, ये वो दौर है जब चर्च की अथॉरिटी हुआ करती थी। और उस दौरान क्या हुआ? लॉ मर्केंटोरिया बना, लैक्स मर्केंटोरिया बना, यानी मर्केंटाइल लॉ, बिजनेस से रिलेटेड लॉज जो हैं
वो बने। बिजनेस से रिलेटेड लॉज का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। रिवाइवल ऑफ ट्रेड हुआ ईयू में, और मर्केंट्स ट्रैवल थ्रू आउट द कॉन्टिनेंट, और उसके दौरान क्या हुआ, जब ट्रेड का रिवाइवल हुआ। ट्रेड का रिवाइवल कैसे हुआ था, कश्तियाँ और मैरीटाइम जो उनकी थी ये डेवलपमेंट हुई, कश्तियों का जो था, और आस्ट्रोलोब का फॉर्मेशन हुआ जिससे ट्रेड आसानी से हो सकती थी, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से मूव कर सकते हैं समुद्रों में, तो उससे ट्रेड बढ़ी। तो ट्रेड जब बढ़ गई तो फिर उसके रिलेटेड लॉज डेवलप करने पड़ गए। तो स्पेशल कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड टू डिसाइड कमर्शियल डिस्प्यूट्स। तो कमर्शियल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स को डिसाइड किया गया। मैरीटाइम लॉ भी बनाए गए। कौन से लॉ बनाए गए, मैरीटाइम लॉ के जो समंदर है उससे रिलेटेड, समंदर से रिलेटेड लॉज भी, यानी सी के रिलेटेड लॉज भी बनाए गए। ठीक है। मैरीटाइम कॉमर्स इंक्रीज, इट बिकेम नेसेसरी टू एस्टैब्लिश सम रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स। रूल्स ऑफ अ सी वर आल्सो कोडिफाइड, द कोडिफिकेशन बिकेम एक्सेप्टेड थ्रू आउट द यूरोप, और इसको पूरे यूरोप में एक्सेप्ट कर लिया गया। सच रूल्स वर सीड्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये इंटरनेशनल लॉ के सीड्स थे। कैनन शॉर्ट रूल बाद में जो है वो बना, कैनन शॉर्ट रूल इसके बाद में बना। तो ये उससे पहले की बात है कि कुछ रूल्स बने थे बिज़नेस को रेगुलेट करने के लिए, और उसके साथ साथ कुछ मैरीटाइम लॉ बने थे, समंदर में मूव करने के रूल्स बने थे। अब जनाब 1300 से 1600 में होता यह है कि मुस्लिम अम्पायर का क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, और यूरोपियंस क्या करते हैं, मुस्लिम अम्पायर के डिक्लाइन के बाद उनका राइज होना शुरू हो जाता है, उनका रेनाइसेंस होना शुरू हो जाता है। सो द एवोल्यूशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ सोवरेन स्टेट्स जो है इस दौरान डेवलप हुआ। ठीक है। सेकुलर अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ हुई, रेनाइसेंस हुआ, लॉजिक जो है वो प्रिवेल कर गया ओवर रिलीजन, रिलीजन के ऊपर लॉजिक प्रिवेल कर गया, चर्च की अथॉरिटी डिक्रीज होना शुरू हो गई। तो उस दौरान जो है वो सोवरेनिटी का, स्टेट की सोवरेनिटी का कंसेप्ट आ गया, क्योंकि उससे पहले चर्च जो था वो स्टेट से ज़्यादा पावरफुल था। जब क्या था, जब मिडल एजेस थी। ठीक है। जब रेनाइसेंस आया, ये वाला दौर शुरू हुआ, तो तब क्या हो गया, लॉजिक जो है वो चर्च के ऊपर हावी होना शुरू हो गया। अब क्या कहा, कुछ थिंकर्स ने कहा स्टेट जो है वो रिलीजन से ऊपर होती है, रिलीजन उसके नीचे होता है, यानी चर्च स्टेट से नीचे होगा। ठीक है। सो यूरोपियन की रिलीजियस वॉर्स हुई, 30 ईयर्स वॉर हुई थी। अगर आप हिस्ट्री के अंदर जाके देखें तो 1648 तक ये चली थी, इससे पीछे 30 साल। ठीक है। वहाँ से शुरू होके यहाँ पे ख़त्म हो गई थी। तो उस दौरान यह ग्रोइंग पावर ऑफ द नेशन रिजल्टेड इन ग्रोइंग पावर्स ऑफ नेशंस, रेशन की जो ग्रोइंग पावर है उसमें हुआ, रिजल्ट हुई ये जो वॉर्स हुई थी। दे मार्क द डिक्लाइन ऑफ अ कॉन्टिनेंटल सिस्टम फाउंडेड ऑन रिलीजन, रिलीजन के ऊपर पूरा कॉन्टिनेंट वीक हो गया, डिफरेंट स्टेट्स इमर्ज होगी, एंड बर्थ ऑफ कॉन्टिनेंटल सिस्टम एंड द बर्थ ऑफ कॉन्टिनेंटल सिस्टम ऑन द सुप्रीमेसी ऑफ स्टेट्स। अब क्या हुआ जनाब, स्टेट्स जो हैं वो ज़्यादा पावरफुल हो गई रिनाइसेंस के दौरान। ठीक है जी, ये कहने की कोशिश कर रहा है। सो क्या हुआ, ग्रीसो रोमन आइडियाज़ ऑफ नेचुरल लॉ इस दौरान जो है वो प्रिवेलेंट हो गए, और आइडिया ऑफ सोवरेनिटी जो है वो इमर्ज हुआ, जो कि जीन बॉर्डिन ने दिया था। किसने दिया था, जीन बॉर्डिन। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, आइडिया ऑफ सोवरेनिटी किसने दिया था, जीन बॉर्डिन ने दिया था। तो ये जनाब उस दौरान सोवरेनिटी का आइडिया जो प्रिवेल करना शुरू हो गया रेनाइसेंस के अंदर। उसके बाद जनाब क्या होता है, 30 ईयर्स वॉर्स के बाद ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया होता है 1648 के अंदर। तो ये क्लासिकल पीरियड है इंटरनेशनल लॉ की फॉर्मेशन का। 30 ईयर्स जो वॉर्स थी उससे क्या हुआ, पीस ऑफ वेस्टफैलिया हो गया, नेशन स्टेट का कंसेप्ट यहाँ पे आके इमर्ज हुआ। ये आपकी जो आजकल की मॉडर्न स्टेट्स हैं, नेशन की बुनियाद पे स्टेट, स्टेट की चार जो है वो हम कहते हैं मॉन्टीवीडियो के अंदर शराइत हैं, जब वो चार हों तो स्टेट बन जाती है। जब स्टेट के अंदर रहने वाले लोगों की जो मेजॉरिटी है वो कल्चर रिलीजन की बुनियाद पे अटैच होती है, तो इसको क्या कहते हैं, नेशन स्टेट कहते हैं जनाब। किसी भी तरीके से वो सारी आपस में जुड़ी हुई होते हैं लोग, और वो एक खित्ते के ऊपर कब्जा करते हैं, तो उसको नेशन स्टेट कहते हैं। इक्वल सोवरेनिटी का कंसेप्ट आया कि अगर कोई छोटी स्टेट है या कोई बड़ी स्टेट है वो उस पर हमला नहीं करेगी, इस स्टेट के अंदर जितने भी मामलात होंगे ये इसी स्टेट के अंदर होंगे, कोई बाहर वाला उसको नहीं कहेगा कि यहाँ पे ये वाले लॉ रेगुलेट करो, इसको कहते हैं सोवरेनिटी। मॉडल ऑफ अ लिबरल लीगल ऑर्डर इमर्ज, ईच स्टेट विल डिसाइड इट्स ओन लॉ, हर स्टेट अपने लॉ बनाएगी, एंड मेक कंट्रैक्ट्स विद अदर स्टेट्स, और दूसरी स्टेट्स के साथ क्या करेगी, कंट्रैक्ट करेगी, ट्रीटी करेगी इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। ठीक है। नो स्टेट हैज़ द अथॉरिटी टू इम्पोज लीगल ऑर्डर, कोई स्टेट दूसरी स्टेट को थ्रेट नहीं करेगी, लीगल ऑर्डर के बारे में नहीं बताएगी कि ये लगाओ। द बेसिक स्ट्रक्चर हैज़ नॉट चेंज सिंस देन, तब से बेसिक स्ट्रक्चर वही है, चेंज नहीं हुआ।
Establish the precedent of a peace reached by diplomatic congress and new system of a political order in EU based on concept of coexisting sovereign states। तो अब क्या हो गया, अब ये कहा गया कि स्टेट अपने मुल्क के अंदर फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो देगी, लेकिन दूसरी स्टेट उस मुल्क के अंदर मौजूद जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको सपोर्ट नहीं करेगी। जैसे पहले होता था कि कैथोलिक जो थे वो प्रोटेस्टेंट स्टेट्स के अंदर इंस्टेबिलिटी बनाते थे। अब कहा गया ऐसा नहीं होगा, ये स्टेट अपने मुल्क के अंदर रिलीजन को रेगुलेट करेगी, ये अपने रिलीजन के अंदर ये एक दूसरे के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, ये सोवरन तौर पे काम करेंगे। जनाब 19वीं सेंचुरी के अंदर जो क्या होता है, 1815 के अंदर कांग्रेस ऑफ वियना होती है, कांग्रेस ऑफ वियना होती है। ये वियना की कांग्रेस नेपोलियन वॉर्स के बाद होती है। नेपोलियन वॉर्स के बाद जब ये वियना की कांग्रेस होती है तो 5 पावर्स जो हैं वो इकट्ठी होती हैं, जो यूरोप की होती हैं, वो पीरियडिकली मीट करती हैं ताकि पीस स्टेबिलिटी को यूरोप के अंदर कायम रखा जा सके, ताकि वॉर्स को प्रिवेंट किया जा सके, ताकि पीस को बरकरार रखा जा सके। ठीक है, और उनका जो कंसेप्ट होता है वो ये होता है, बैलेंस ऑफ पावर का कंसेप्ट वो लेके आती हैं कि अगर कोई एक स्टेट बहुत बड़ी है तो बाकी स्टेट छोटी छोटी मिलके उसको डोमिनेट करने से रोकेंगी। ये इंटरनेशनल रिलेशंस में बैलेंस ऑफ पावर का कंसेप्ट है। न्यू पॉलिटिकल बैलेंस ऑफ ये इमर्ज हुआ। ठीक है, इट वाज बेस्ड ऑन सोवरेनिटी, बैलेंस ऑफ पावर, लेजिटिमेसी। यानी ये जो वियना की कांग्रेस थी, कांग्रेस ऑफ वियना, उसके बाद जो ऑर्डर उन्होंने बनाया वो उन्होंने कहा कि बैलेंस ऑफ पावर होगा, सोवरेनिटी होगी और लेजिटिमेट रेस्टोरेशन ऑफ लेजिटिमेट गवर्नमेंट टू पावर एंड प्रिवेंशन ऑफ पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस। यानी किसी भी मुल्क में पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस को हम प्रिवेंट करेंगे, किसी दूसरे को उसके इंटरनल मामलात में हम दखल नहीं करने देंगे और हम पीस को कायम रखने की पूरी कोशिश करेंगे। और छोटी बड़ी स्टेट क्या होंगी इंटरनेशनल अरीना के अंदर, इक्वल होंगी। ये नहीं है कि बड़ी स्टेट जो है उसकी ज़्यादा मानी जाएगी, छोटी की कम। डेमोक्रेसी को उन्होंने इंटरनेशनल सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाया। कोडिफाइड द लॉ को कोडिफाइड किया इन्होंने डिप्लोमेटिक एजेंट्स के ऊपर कि कैसे डिप्लोमेटिक मिशंस जो इस्टेब्लिश होंगे, एक दूसरे मुल्क में पैगाम रसाई करेंगे, उनके क्या राइट्स होंगे। उसके साथ इंटरनेशनल जो रिवर्स हैं, यानी जो रिवर है किसी भी मुल्क का, उससे जो पैसेज है वो क्या हो गया, उसके बारे में रूल्स बनाए। इंटरनेशनलाइज कर दिया मेजर बाउंड्री रिवर्स इन यूरोप, यानी जो यूरोप के अंदर रिवर्स हैं उनके बारे में रूल्स को उन्होंने डेवलप किया। लेड द फाउंडेशन फॉर फ्री नेविगेशन ऑफ रिवर। रिवर का कोर्स आप चेंज नहीं कर सकते, रिवर का रास्ता आप चेंज नहीं कर सकते जानबूझ के। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी करेंगे। रिवर जिस तरह बह रहा है खुद, इसको आपने ऐसे ही बहने देना है। उसका पानी जो आपकी टेरिटरी में है वो आप यूज़ करो, उसके आगे जो जाएगा तो वो बाकी दूसरा कंट्री उसको यूज़ करेगा। ये 18वीं सदी में 19वीं सदी में डेवलप हुए। 19वीं सेंचुरी के अंदर यही दोबारा बात की हुई है कि कांग्रेस ऑफ वियना हुई, कंसर्ट ऑफ यूरोप हुआ, कंसर्ट ऑफ यूरोप हुआ, अ मीन ऑफ इन्फोर्सिंग डिसीजंस ऑफ कांग्रेस ऑफ वियना। यानी जो कंसर्ट ऑफ यूरोप ये है कि ये कुछ कंट्रीज़ थे, ये मिलकर बैठे थे और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ऑफ वियना में जो भी हम डिसीजंस लेंगे उनको हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे। जैसे यूएन के डिसीजंस को सिक्योरिटी काउंसिल क्या करवाती है, इम्प्लीमेंट करवाती है, उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसको इम्प्लीमेंट करवाए। ठीक है, सो 5 पावर्स कौन कौन सी पावर हैं? यूके था, उसमें ऑस्ट्रिया था, प्रशिया था, रशिया था, फ्रांस था। प्रॉमिस टू मीट पीरियडिकली ओवर नेक्स्ट 20 ईयर्स। उन्होंने कहा कि हम अगले 20 साल के आए पीरियडिकली मिलेंगे और डिस्कस करेंगे कॉमन प्रॉब्लम्स और कोऑपरेट करेंगे मेजर इशू के ऊपर, ताकि वॉर को क्या किया जाए, एलिमिनेट किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। लेकिन वॉर ख़त्म नहीं होती। ठीक है, सो कंसर्ट ऑफ यूरोप वाज लीगली सक्सेसफुल इन प्रिजर्विंग पीस इन यूरोप। इसने काफ़ी हद तक पीस किया फॉर ऑलमोस्ट अ सेंचुरी, 1 सेंचुरी तक। यानी अगली जो वॉर है वो कब हुई जनाब मोहतरम? वो बड़ी वॉर जो है फिर आपको 1914 में दिखती है। 1815 में पहली बार कांग्रेस ऑफ वियना हुई, उसके बाद बड़ी जंग जो है यूरोप में वो फिर 1 सेंचुरी के बाद शुरू हुई। ठीक है, सीरियस अटेम्प्ट टू मॉडर्न टाइम्स टू एस्टैब्लिश एन इंटरनेशनल मैकेनिज्म टू पीस। अब कांग्रेस ऑफ वियना ही थी जिससे हमें यूएन का मिला के कुछ कंट्रीज़ जो होंगे सिक्योरिटी काउंसिल में होंगे, वो वोट करेंगे और फिर वो अपने डिसीजंस को बाइंडिंग होंगे और वो मिल के फिर इंप्लीमेंट करवाएंगे मिलिट्री मीन्स के ज़रिए से। ट्रीटीज रिगार्डिंग द रूल्स ऑफ अ कंडक्ट ऑफ वॉर, वॉर को कैसे कंडक्ट करना है ये डेवलप हुए। ह्यूमन सफरिंग्स को कम कैसे करना है, यानी 1864 में जिनेवा कन्वेंशन हुआ। प्रिजनर्स को कैसे डील करना है और जो वॉर है उसको कैसे लड़ना है, उसमें जानों के ज़िया को कैसे कम करना है। स्टेट प्रैक्टिस प्रोड्यूस फ्रेमवर्क फॉर मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ
डीलिंग विद रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स के भी रूल्स बनाए गए कि कैसे रिकॉग्नाइज करना है। रूल्स गवर्निंग स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वर आल्सो डेवलप, के कुछ काम में स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और किस में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, ये भी डेवलप किए गए। अब 19वीं सेंचुरी के अंदर क्या होता है, उसके बाद इंटरनेशनल रेड क्रॉस जो है वो बनती है 1863 के अंदर, और ये क्या करती है, ये 1864 के अंदर होने वाले जेनेवा कन्वेंशन को उसको प्रमोट करती है। यानी इसका काम ये है कि कन्फ्लिक्ट वाले एरिया के अंदर जाना, वहाँ पे लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करना और वहाँ पे ये भी ऑब्ज़र्व करना कि किस तरह से वुमेन, चिल्ड्रन, इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद 1899 के अंदर क्या होता है जनाब, हेग कन्वेंशन होता है। हेग कन्वेंशन में इंटरनेशनल परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनती है। ठीक है, अब परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या है, इसके अंदर आप आर्बिट्रेटर्स को चूज़ करते हो। फॉर इंस्टेंस 2 कंट्री होते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, वहाँ अपना मसला बयान करते हैं, लीगली एक दूसरे को डिफेंड करते हैं। अब परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एक फ़ैसला देता है और वो फ़ैसला फिर दोनों उसको मान लेते हैं। बाइंडिंग नहीं होता फ़ैसला, लेकिन मोस्टली क्योंकि दोनों कंट्रीज़ अपनी मर्ज़ी से जाते हैं तो इसको मान लेते हैं। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इस्टेब्लिश हुई हेग कन्वेंशन के बाद, ताकि इंटरनेशनल अरीना के अंदर जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व किया जा सके। उसके बाद जनाब क्या होता है, कन्वेंशन एंड विद रिस्पेक्ट टू लॉ एंड कस्टम ऑफ वॉर, ये डेवलप हुए। प्रोडक्शन ऑफ न्यूमरस वर्क ऑन इंटरनेशनल लॉ, तो 19th सेंचुरी के अंदर बहुत सारे लॉज, इंटरनेशनल लॉ बने। ठीक है जी। 20th सेंचुरी में क्या हुआ जनाब, 20th सेंचुरी में बड़ा ट्रेजिक हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 हुई, अंडरमाइंड द फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ का काम ही ये है कि पीस को कायम रखना, ठीक है, पीस को प्रमोट करना, पॉवर्टी को ख़त्म करना, लेबर्स को क्या करना, इनके राइट्स को प्रिजर्व करना ऑल ओवर द ग्लोब। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि पैंडेमिक को पूरी दुनिया के अंदर क्या करना, कम करना, ताकि ह्यूमैनिटी को सेव किया जा सके। तो वर्ल्ड वॉर 1 ने इंटरनेशनल लॉ की बुनियादी हिला दी, और जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो ट्रीटी ऑफ वर्सैली हुआ। वर्साई भी कहते हैं, कुछ वर्सैली भी कहते हैं, आपका जो दिल करता है आप ये कह लें। ठीक है, तो ये जनाब 1980 में वॉर ख़त्म हुई, 1919 में ये ट्रीटी हुआ, पीस ट्रीटी। जब वॉर ख़त्म होती है तो पीस का ट्रीटी होता है। ये ट्रीटी ने जर्मनी के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या की, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ज़ोर दिया। जर्मनी को बहुत पिनलाइज़ किया गया बेचारे को, ठीक है, उसके ऊपर सारा बर्डन डाल दिया कि यही रिस्पॉन्सिबल है वॉर का। अब होता ये है कि लीग ऑफ नेशन बनाते हैं सारे मिलके। लीग ऑफ नेशन क्या है, यूएन का बाप। जैसे यूएन है ना, तो इसका कोई बाप तो होगा ना, तो लीग ऑफ नेशन इसका अब्बू था। ये ज़्यादा कम डेवलप्ड था, ये ज़्यादा पढ़ी लिखी चीज़ है। ठीक है, हैं ये दोनों एक ही, इनमें एक ही चीज़ है, कुछ फ़र्क है, लेकिन इन दोनों का काम यही है कि कलेक्टिव फोर्स के ज़रिए से पीस को कायम रखना, कलेक्टिव फोर्स के ज़रिए से पीस को कायम रखना। ठीक है जी। अब पहली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साई ने हिटलर का राइज करवाया, तो ये क्या हो गया, कुछ फ्लॉज और भी थे लीग ऑफ नेशन में। लीग ऑफ नेशन क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। 1919 में हमने लीग ऑफ नेशन के साथ साथ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई, और उसके साथ साथ हमने इंटरनेशनल परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो बाप है वो हमने बनाया, जो कि परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस था। ठीक है, तो ये काम हुआ 20th सेंचुरी के अंदर। अब 20th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ, दोबारा वॉर शुरू हो गई, लीग ऑफ नेशन क्या हो गई, ये फेल हो गई। तो क्या हो गया, 1945 के अंदर जब पीस हो गया तो दोबारा बनाई गई यूनाइटेड नेशन। अब यूनाइटेड नेशन का चार्टर बनाया गया, उस चार्टर के 111 इतने आर्टिकल हैं, 111 आर्टिकल हैं, और उसका पहला आर्टिकल ये कहता है कि टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि इसका काम ये है कि मेंटेन करना इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को, और डेवलप करना फ्रेंडली रिलेशंस। क्या करना, फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप करना बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वल राइट्स एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। सेल्फ डिटर्मिनेशन को भी दिमाग में रखना, इक्वल राइट्स को भी रखना, और क्या करना, डेवलप करना है फ्रेंडली रिलेशंस, और पीस को कायम रखना, सिक्योरिटी को, और टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। और इसका ये भी काम है कि सबको बिठाए कुर्सी के ऊपर और कहे कि भाई बातचीत के साथ बात करो, गोलियां बंदूक मत चलाओ, अगर गोलियां बंदूक चलाओगे तो सब मारे जाएंगे। होता यह है कि जनाब मोहतरम, और डेवलपमेंट 20वीं सदी में ये होता है, 20वीं सदी में ये होता है कि
जब 1945 में एक वर्ल्ड वॉर ख़त्म होती है तो सब तालियां बजाती हैं कि अब बिल्कुल पीस आ गया, पीस आ गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या होता है, एक और नई जंग छिड़ जाती है 1946 के अंदर, और ये 1991 तक रहती है। इस जंग को कहते हैं कोल्ड वॉर, ठंडी वॉर। जैसे आप बर्फ़ रखते हो, किसी फ्रिज के अंदर पानी रखते हो तो बर्फ़ बन जाती है ना, तो ये ठंडी वॉर थी, यानी ये गर्म नहीं हुई, लेकिन वॉर ये ज़रूर थी, ठीक है जी। और ये किसके दरमियान थी, USSR और अमेरिका के दरमियान थी। ये मैं आपको 2000 बार ये बात बता चुका हूँ। इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स बने इसी दौरान 20वीं सदी में। इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स क्या थे, क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स क्या थे, इनका काम ये होता है कि इसमें आर्बिट्रेटर होते हैं, एक मिनिस्टर होता है बड़े लेवल का, को बड़े लेवल का पॉलिटिकल लीडर होता है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम होता है कि इसने लोगों को खुद ब खुद पकड़ पकड़ के मारा है। यानी कोई फ़ौजी नहीं थे, कोई लड़ने वाले लोग नहीं थे, निहत्थे लोग थे, इनको पकड़ के मारा है। तो वर्ल्ड वार 2 के ख़त्म होने के बाद नाज़ी जर्मनी के जो मिनिस्टर्स थे, नाज़ी जर्मनी के जो मिनिस्टर थे, यानी हिटलर के जो मिनिस्टर थे, उसमें आइखमैन था। उसने यहूदियों को क्या किया था, गैस चेंबर के अंदर डाल के मारा था, ठीक है जी। तो उसके दरमियान ट्रिब्यूनल बनता है, आइखमैन के ख़िलाफ़ ट्रिब्यूनल बनता है, और उसको वो कहता है इसको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो बड़े बड़े लोगों का ट्रायल हुआ, न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल बने, न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल। और टोक्यो के अंदर जो, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के अंदर टोक्यो भी था, उसके अंदर भी फासिस्ट गवर्नमेंट थी, तो टोक्यो ट्रिब्यूनल बने, उन्होंने भी सज़ाए मौत दी।